बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज भी होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने के बाद जो पहला गैर सरकारी और कुछ हद तक हतमी नतीजा जो है ना वो भी सामने आ चुका है। मैं बीमार हो चुकी हूँ, यानी कि थोड़ा सा फ्लू भी हो चुका है, कल रात को थोड़ा फीवर भी फील हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई ऑफिस तो जाना है, आप लोगों से मुलाकात करनी है, तो अपना डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। और मौसम जब तब्दील होता है, आपको पता है इम्यूनिटी लो होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। नसीहत नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको अलार्म कर रही हूँ कि भाई तबीयत खराब हो सकती है, कोई मसला नहीं है। नसीहतें आजकल जो है ना वो सिर्फ नसीहत की हद तक ही की जाती है, नसीहत बराए नसीहत होती है, उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं किया जाता। तो मैंने कहा आगाज में ना थोड़ा सा अल्टीमेटम देना सेहत के हवाले से वो जरूर बता दें। मेरा नाम आयशा, उनको पता है, बताने की जरूरत नहीं। चलिए पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने रखते हैं। अब अनम हो ये रहा है कि दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर की सियासत के अंदर AI जो है ना उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, अपने फैसले करवाने के लिए। और इससे पहले खबर आई थी अल्बानिया से और अब जापान से खबर आई जहां पर एक सियासी जमात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लीडर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। पार्ट 2 रीबर्थ पार्टी रवां साल जनवरी में साबिक मेयर शंजी एशिमारू ने बनाई थी और एशिमारू ने गुज़श्ता साल टोक्यो के गवर्नर के लिए इलेक्शन में दूसरा नंबर भी हासिल किया था। सब हैरान भी रह गए थे कि भाई एक नया लड़का आया और आते साथ ही वो दूसरे नंबर पर आ गया। तो उसके बाद उसने ये फैसला किया है कि हम जो है ना अपनी पार्टी के अंदर एक ऐसा लीडर बनाएंगे जो AI पर मबनी। अच्छा, लेकिन ये काम किस तरह से करेगा? वो AI लीडर फैसले किस तरह से लेगा? क्या वो खुद से, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, क्या वो खुद से फैसले करने के काबिल होगा? ये एक सवालिया निशान है। ये पार्टी काम किस तरह से करेगी? कंट्रोल्ड हो, उसको पूरी जो है ना वो इख्तियार बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। AI बहुत ज्यादा पता चला वो कहे कि ये जो सियासी जमात ने ठीक काम नहीं करी तो सियासी जमात को सबको फारिग कर दो। एंड यू नेवर नो, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नल एंड वॉइड करार दे। वो जो पीछे नाम का लीडर है उसको ही फारिग कर दे, तुम ठीक नहीं काम करे, तुम तो पहले साइड पे हो ना, तो यू नेवर नो किसको फारिग कर दे। और लेकिन ये है कि फिर वहाँ पे मरूसी सियासत नहीं होगी, इस तरह के काम नहीं होंगे जब AI होगा। अच्छा, अब अपनी ईमान से बताइए, इस तरह की खबरें आती है तो डर लगता है? डर लगता है, थोड़ा डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है कि भाई अब देखे ना ये AI किस तरह से जिंदगियों के अंदर जो है ना इंटीग्रेट करती जा रही है, पेनिट्रेट करती जा रही है। लेट्स सी इसका नतीजा क्या निकलता है। आगे बढ़ते हैं, एक और नतीजे की करते हैं। आप सब जानते हैं माइक टायसन नंबर 1 बॉक्सर रह चुके हैं और माइक टायसन के बारे में कहा जाता है कि उनका मुक्का खाना जो है ना ये भी बड़े एजाज की बात होती है। मिस्टर बीस्ट जो है ना वो वहां पर गए हैं और जाकर उन्होंने कहा कि आज मैं मुक्का खाने वाला हूँ माइक टायसन। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हो रही है, माइक टायसन को लॉस वेगस में स्टेडियम में एक मेगा फाइट से पहले मिस्टर बीट को मुक्का मारकर उन्होंने जमीन पर गिराया। और ये देखें जी। अच्छा, उन्होंने पहले ऐलान किया मिस्टर बीट ने कि देखें भाई अब मैं माइक टायसन से जो है ना मुक्का खाने लगा हूँ, और उनके चेहरे से पता भी चल रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। खैर जी, रियाज सीजन की बदौलत 1 घंटे में कनेलो और क्रॉफर्ड के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला था और उन सब लोगों ने देखना था। और हम देख भी सकते हैं पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और ये बैक स्टेज ये सब कुछ हो रहा था फाइट से पहले। एग्जैक्टली। और माइक टायसन की अपनी एक फॉलोइंग है। मिस्टर बीस्ट चूंकि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं तो उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनको देखने के लिए लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए। मिस्टर बीस्ट की बात पूरी हुई, जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो फिर माइक टायसन फौरी उनको एक मुक्का मार देते हैं जो हमने अभी आपको दिखाया, फिर वो हाँफते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये मनाजिर मेरे जहन में पता है क्या आ रहा है कि अगर आप होती मिस्टर बीस्ट की जगह आप मुक्का खा लेती? मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती। मैं तो डांट मुश्किल से खाती हूँ। आपको खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, मुक्का तो नहीं खा सकती। मैं वही कह रही हूं, तो डांट मुश्किल से, हाँ खाना तो खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। बालाजी, कौमी हीरो की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल हीरोज के बाद अरशद नदीम एक और मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज होंगे। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी इसमें शरीक हैं और जेवलिन थ्रो का मुकाबला कल होगा। लेकिन क्या इसमें इंडिया रंग में भंग डालेगा? अगर क्रिकेट टीम में कर सकता है, एशिया कप में कर सकता है, तो जेवलिन थ्रो में कैसे नहीं करेगा? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इंडिया इसमें रंग में भंग नहीं डालेगा। वो ऐसा करेगा, वो खसलत होती है ना किसी की, वो वहाँ की खसलत है। इसमें पता नहीं हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, या इसके अलावा और कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेफिनेटली डिटेल्स बहुत ज्यादा तो हमें नहीं पता। लेकिन हमने अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जो इंडिया की तरफ से जेवलिन थ्रोअर है उनके दरमियान हमेशा एक अच्छा हमने ताल्लुक देखा है। स्पेशली अगर उनकी माओं की भी बात की जाए ना तो वो भी एक दूसरे के लिए अच्छे पैगाम देती रहती है। लेकिन ऑल द बेस्ट अरशद नदीम को, लेट्स होप कि वो एक और गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए। एक और खबर आपको देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो तोता पालने के बहुत ज्यादा शौकीन है।
हाँ, बोलते हुए पेरेंट्स अच्छे लगते हैं जब वो आप स्पेशली जब वो आपकी बात को रिपीट कर रहे होते हैं और वैसे इंसानों की तरह बुलबुले हिंदी कहा जाता है तोते को, इसका नाम सबसे ज्यादा वो फेमस जो एक जुमला है, सारे अपने तोतों से बुलवाते हैं, मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है। आपने बुलवाया कभी? अच्छा, मियाँ मिट्ठू, अब मियाँ मिट्ठू अगर पालने हैं ना तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, अच्छा। तोते पालने और खरीदो फरोख्त से मुतालिक अब नया कानूनी मुसव्विदा भी तैयार कर लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नए कानून की मंजूरी के लिए मुसव्विदा पंजाब काबीना को भी भिजवा दिया है और इस मुसव्विदे के मुताबिक अलेक्जेंड्राइन, रोज रिंग, सलेटी हेडेड और प्लम हेडेड तोते जो हैं वो अब रजिस्ट्रेशन की जद में आएगी। उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्टैट्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा उनको। सही है वैसे एक लिहाज से, जैसे पंजाब में जानवरों को भी उनका कहा जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन करानी है, उनके भी शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाने हैं, तो इसी तरह तोतों की भी अब बारी आ गई। शायद एक एक करके सारे जानवरों, परिंदों, चरिंद परिंद सब की बारी आ जाएगी। मकसद यही होगा कि शायद उनको रजिस्टर्ड किया जा सके, उनको वो कौमी धारे में लाया जा सके। तोतों को कौन से ऐसे हैं जो बेराहरो हो गए जिनको कौमी धारे में लाना है। लेकिन कभी कभी ख्याल आता है ना लोगों की, जानवरों की, परिंदों की। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी ख्याल आता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकात हैं, इंसानों ने कैसे उनको नंबराइज्ड किया हुआ है, नंबर्स के अंदर कैद करके रख दिया है। अगर अल्लाह ताला इस तरह से करना शुरू कर देता तो क्या हो जाता। बहरहाल जी आगे हैं और ख़बर आपको हमने देनी है सैलाब से मुतालिक कि मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल क्या है। पंजाब की सिचुएशन तो ये है कि यहाँ पर सैलाब बहुत हद तक कम हो चुका है, इसका जोर टूट गया, लेकिन जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई हुई है ना, वहाँ पर ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए थे, वहाँ पर हालत काफ़ी ख़राब है। अलीपुर के सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकों के मकीन बेघर हैं और यहाँ पर 157 देहात ऐसे हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं और तकरीबन 4 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जो इस कुदरती आफत की लपेट में हैं। अलीपुर के नवाही इलाकों में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब वो भी वहाँ पर पहुंची, उन्होंने दौरा किया और सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम किया गया और मुतासरीन को पीने का साफ पानी, ये जिसकी अशद जरूरत है, फुटेज देखी थी, पानी नहीं मिल रहा लोगों को। वो फुटेज देखी थी जिसमें मरियम औरंगजेब जो है वो उन लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रही थी। तो एक अच्छा जेस्चर होता है, बड़ा जरूरी होता है, लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं है। ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है, काम बहुत प्रोएक्टिवली करने की जरूरत है। इमदादी सूरत हाल जो है उसका जायजा भी लिया जा रहा है तमाम इंतजामिया की जानिब से। तो इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमने पहले भी आपकी मुलाकात करवाई थी और सारी सिचुएशन जानी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली भी हैं अली कासिम गिलानी साहब से आज एक मरतबा फिर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली कासिम गिलानी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं एंड हम आपको देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं कि क्या आप किस तरह से काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं फील्ड के अंदर। इस वक्त सिचुएशन आप बताएंगे क्या है वहाँ पर, लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या किया जा रहा है इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से वहाँ पर? थैंक यू वेरी मच अनम और आयशा, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप दोनों ने पिछले कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से ये फ्लड्स के ऊपर जो है वो अपना फोकस रखा हुआ है और आप अपने नाजरीन को जो ग्राउंड सिचुएशन है उससे आगाह कर रही हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तक लोगों का सवाल है मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो अभी तक यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट के बनाए हुए टेंट सिटीज़ थे या जो हमने खुद बनाए थे टेंट सिटीज़ और जो NGOs के बनाए हुए टेंट सिटीज़ हैं, अभी तक वो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनको खाना दिया जा रहा है, उनके जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनके लिए वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं अगर अलीपुर की बात करूं और जलालपुर पीरवाला की, तो इसमें एक कुछ पिछले कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक थी रिगार्डिंग सम डेड बॉडीज़ जो कि अब रिकवर हो रही हैं पानी में से। उसको वो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग और इसमें आपको सबसे पहले तो हमें इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि ये जो फ्लड्स इस 2025 में गुजरे हैं दे हैव बीन अनप्रेसिडेंटेड और कोई भी दुनिया की को बड़ा मुल्क भी हो या कोई भी बेहतरीन हुकूमत भी हो, वो इतने बड़े स्केल पे जो डिज़ास्टर हुआ है वो उसको
100% तो कोई भी नहीं मैनेज कर पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ लाए। उन्होंने अपने सैलाबी इलाकों के दौरों के दौरान कसूर, चिन्योट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के दौरे किए और बहुत टाइमली उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट से जो डिमांड्स थी, जिसमें एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज, इसके अलावा लोगों के जो फ्लड एरियाज के जो बिल हैं वो माफ़ करवाने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ग्रीन लाइट देकर यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आवाज़ चौथे नंबर उठाई है और उस पर इक़दामात भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस इमरजेंसी को आगे इंडोर्स भी किया। अली साहब ये बताएगा जी, इफ यू कुड गिव मी 30 जी जी, आप कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ मैं जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको भी और उनकी टीम जो कि लेड बाय मरियम औरंगजेब यहाँ साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट वर्क बीइंग डन बाय देम एंड ऑल्सो वो काबिल तारीफ अमल है कि अगर हुकूमत की सीरियसनेस ना होती तो यहाँ पर जो डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल काबिल तारीफ है। जो लोग काम कर रहे हैं हम उनकी यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म से तारीफ कर भी रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को इस वक्त उन सब लोगों की ज़रूरत है जो इस वक्त लोगों की हेल्प करें। अच्छा अली साहब ये बताएगा कि आपने कहा कि कुछ डेड बॉडीज़ भी रिकवर हो रही हैं, कुछ एस्टिमेट लगाया गया कितने लोग अभी तक मिसिंग हैं? कुछ लोगों ने आके कोई नंबर दिया है? कुछ आपके पास कोई स्टैट्स हैं इस बारे में? अभी तक जलालपुर से जो है वो 2 डेड बॉडीज रिकवर हुई थी। अलीपुर में ये नंबर ज़रा ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि 10 के करीब ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हुई हैं। पुलिस जो है वो उनके कैंप्स वहाँ पे दोनों इलाकों में लगे हुए हैं जिनको फॉरेंसिक बुलाते हैं, तो वहाँ पर उनकी डिटेल्स ले रहे हैं। देयर आर अ फ्यू मिसिंग पीपल एज वेल, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग किसी सेफ मकाम पे होंगे। जहाँ तक कुछ NGOs की बात है तो मैं तारीफ करना चाहूँगा अल खिदमत फाउंडेशन का भी, और इनके साथ साथ सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिंध डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने भी 100 मेट्रिक टन ऑफ हाई एनर्जी बिस्किट्स मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा राशन की ड्राई राशन की हमें कमी है। अभी तक जो है टेंटेज के इश्यूज हैं लोगों को, लेकिन वो सूबाई हुकूमत भी, हम लोग भी और NGOs भी मिल के टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले जो चंद दिन हैं उसमें पानी जब डेड लेवल पे चला जाएगा, लोगों की वापसी शुरू हो जाएगी और उसके बाद देन वी विल गो इनटू द सेकंड स्टेज व्हिच इज द रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द फ्लड्स, और वो बहुत अहम होगा। ठीक है अली, कोई प्लान इन प्लेस है या बनाने की तरफ आप लोग जा रहे हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि राइट नाउ, हमें पता है कि अभी तो इनको रीइंस्टेट करने के लिए बहुत लंबा अरसा लगेगा और प्लानिंग चाहिए होगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनकी तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए क्या कोई फौरी तौर पर कोई ऐसा प्लान बनाया गया जिससे थोड़ा सा उनको सुकून मिल सके, उनको ये टेंशन ना हो कि उनको खाना कहाँ से मिलेगा या वो महफूज किस तरह से रहेंगे? आगे मौसम भी जो है वो तब्दील होने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, बीमारियों का खदशा भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई प्लान बनाया गया? शुक्रिया आपका। मैं सबसे खाने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड हो रहा है, वो मुखय्यर हजरात भी आगे आके खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ NGOs कराची से, इस्लामाबाद से, हर इलाके से NGOs यहाँ पे मौजूद हैं। जो जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत है, जिसका हम अब कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का और मुख्तलिफ इलाकों में जाके बताते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों की इज़्ज़त नफ्स का है। हम चाहते हैं कि जो भी खाना प्रोवाइड हो वो बहुत बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए। ये ना हो कि गाड़ियों के अंदर लोग खाने जो हैं वो फेंक रहे हों और बच्चे और ख़वातीन गाड़ियों के पीछे भाग रहे हों खाना लेने के लिए, तो वो बहुत तकलीफ दह बात होती है। तो जब जो भी अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे।
अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब दे, बहुत नेकी का काम है। और ये जो आपने बात की है ना कि लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अपना घर बार नहीं खोया, लोग मजबूर भी समटाइम्स हो जाते हैं अपने बच्चों को खाना देने के लिए रश में जाकर और भाग भाग कर खाना लेना। जिन्होंने सारी जिंदगी किसी से नहीं मांगा होता। मुझे बहुत खुशी हुई है एक स्टेक होल्डर के मुंह से इस तरह की बात सुनते हुए। अल्लाह करे इसके ऊपर अमल भी हो, एंड गॉड स्पीड, ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस तरह से काम करते रहे। तमाम सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत शुक्रिया। अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। एंड पहले भी खुशी हुई थी और इस मरतबा भी खुशी हुई है उनसे बात करके। वो लोगों का दर्द भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि लोगों की इज्जत नफ्स जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह नहीं होनी। बिल्कुल ऐसा ही। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने क्रिकेट की बात करनी है, एशिया कप की कंट्रोवर्सी की बात करनी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सबकी जहनों में भी है और सब लोग सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। एशिया कप से जुड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान और यूएई के मैच के लिए रेफरी तब्दील होने का इम्कान है। अब जरा ये बता रहे हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन रेफरी हो सकते हैं और पाकिस्तान रेफरी की तब्दीली की सूरत में मैच खेलेगा। अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर अभी कंफर्मेशन किसी चीज़ की सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है वो भी उन्होंने मनसूख की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि एशिया कप के हवाले से फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। वाज़ेह है कि आज पाकिस्तान और यूएई का मैच होने जा रहा है दुबई में। अब देखना यह है कि ये मैच हो पाता है नहीं हो पाता, मैच रेफरी कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना स्टांस जो है वो क्लियर कर दिया। अब इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया भी जा सकता है पाकिस्तान के मैचेस से। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टांस अपना रखा है कि जब भी, अगर हम पास्ट में भी तारीख भी उठाकर देखें तो जितनी भी कंट्रोवर्सीज आई हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिलेटेड या पाकिस्तानी क्रिकेट से रिलेटेड, उसके अंदर यही वाले जो एम्पायर है वो इन्वॉल्व थे और इनका कहीं ना कहीं हाथ जो है ना वो होता था। तो डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। अब क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मजीद इस पर तज्जिया भी लेंगे, तबसरा भी करेंगे। हमारे वक्त हमारे नुमाइंदे उस्मान खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इसके साथ साथ साबिक अंपायर नदीम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस आई सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान का स्टांस उनको कैसा लग रहा है। उस्मान, पहले मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये बताइएगा कि क्या आप देख रहे हैं या ज़राए क्या बता रहे हैं पीसीबी के या आईसीसी के, ये इम्कान ही है या वाकई में ये फैसला भी हो सकता है कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो नहीं होंगे पाकिस्तान के मैचेस के अंदर? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से तो भरपूर जोर लगा रहा है और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा आईसीसी को एक लेटर भी लिखा है और ज़राए ने हमें बताया है कि पीसीबी ने अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को पामाल किया है और उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर भारतीय टीम के जो कप्तान हैं उनसे हाथ मिलाने से रोका, सलमान अली आगा को। और इसके साथ साथ जब मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी जो रवैया भारतीय टीम ने इख्तियार किया था उसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो टीम मैनेजर है नवीद अकरम चीमा, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई और ऐसा जाहिर किया गया उनका जेस्चर के जैसे वो इंडियन क्रिकेट टीम का भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम था और आज भी फिल वक्त तक पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कहा यह जा रहा है कि जब तक रेफरी तब्दील नहीं होता तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज का मैच ना भी खेले, लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त हो जाएगा क्योंकि अभी मुशावरत का अमल भी जारी है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने कल एक बयान भी जारी किया था रात गए कि हम पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद के अंदर फैसला करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान भी पहुंचे। फिल वक्त उनका ये कहना है कि मुशावरत चल रही है, हुकूमती सतह के ऊपर भी मुशावरत होगी। अभी मुशावरत चल रही है, अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान मैच ना भी खेले, लेकिन कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन हुआ है जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहेगा। नदीम गौरी साहब की तरफ चलते हैं। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं इससे पहले कि इस कंट्रोवर्सी की तरफ जाएं, मुझे ये बताएं कि शेक हैंड करना मैच से पहले क्या ये कोई कानून है या ये रिवायत है? पहली तो बात यह है कि जो मैच रेफरी का किरदार है ना वो ये है कि मैच रेफरी दोनों कैप्टन्स और कोचिस को बिफोर द टॉस कुछ ब्रीफिंग करनी होती है, वो अगर कर दे तो उसके अलावा मैच रेफरी ने नॉमिनेशन लेनी है, मैच रेफरी ने टॉस का बताना है, मैच रेफरी ने रूल्स एंड रेगुलेशन और प्लेइंग कंडीशन के तहत मैच को कराना होता है। मगर उसके बाद मैच को ये भी देखना होता है कि मैच बहुत स्मूथली चल रहा है और मैच में एम्पायरिंग
और उसका मेयार और सारा कुछ ये मैच रेफरी नोट करना होता है। ये कहीं भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ कि मैच रेफरी ये कहे जी कि आपने एक आदमी को स्पेशली वो बोलें कि आपने हाथ नहीं मिलाना और दूसरे को आप कुछ भी ना कहें। यहाँ तो आप दोनों एक कंसेशन होना चाहिए कि जिस पे आप दोनों कप्तानों को और दोनों कोचेस को इकट्ठा करें, तो उन्हें ये कहें जी कि ये आपकी राइवलरी चल रही है या जो भी कुछ है, तो इस पे आप जो है ना ये गोल्ड हैंडशेक नहीं आप करेंगे, आफ्टर द मैच भी नहीं करेंगे, टॉस पे भी नहीं करेंगे। जब एक टीम में दोनों टीमें खेल के मैदान में आ गई हैं और वो इस पे मुत्तफिक हो गई हैं कि हम खेलेंगे, तो फिर इसमें हाथ मिलाने में कोई मुज़ायका नहीं है। राइट। अच्छा नदीम साहब, एक और चीज़, अंपायर्स के बारे में कहा जाता है कि उनका काम सिर्फ आउट या नॉट आउट कहना नहीं होता है, बल्कि जो खेल होता है उसका एसेंस, उसकी रूह को महफूज करना भी उसका काम होता है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना भी उसका काम होता है। तो आपको एंडी पाइक्राफ्ट, जितना आप उनको जानते हैं, जितना आपने उनको देखा है, और पाकिस्तान की तारीख के साथ अगर उसको जोड़कर देखा जाए, क्रिकेट की तारीख की बात कर रही हूँ मैं, आपने कैसा उनको पाया है और ये रवैया जो है उनका, आपको क्या लगता है उसने कितना नुकसान पहुंचाया क्रिकेट को, बीइंग मैच रेफरी? देखिए, जो अंपायर्स है ना, उनका तो काम है कि अंपायर्स ने 11 प्लेयर्स और 2 बैट्समैन 13 को लेके चलना होता है। उसमें ये भी है कि अंपायर से डिसीजन गलत भी होता है, दैट इज ए ह्यूमन एरर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, मगर इस मैच में मैंने ये देखा है कि 5 डिसीजन जो हुए ना वो ओवरटर्न हुए हैं, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुए हैं। चले ठीक है, इसमें एक मशवरा मेरा ये आईसीसी को मैं दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो सेमीफाइनल और फाइनल, इसमें कम से कम आईसीसी एलीट पैनल लगाने चाहिए थे, जो कि बहुत तजर्बा रखते हैं, जो कि प्रेशराइज बड़ा अपने आप को कोप कर सकते हैं। और जहां तक रहा मैच रेफरी का ताल्लुक, तो वो ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट थोड़ा सा हाश है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और किसी भी चीज़ को वो खातिर में नहीं लाते। वो ज़्यादा जो तरजीह देते हैं ना, वो आईसीसी को देते हैं कि मैं आईसीसी मैच रेफरी हूँ एंड आई एम वेरी। लेकिन ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान के ही खिलाफ होता है या पाकिस्तान के साथ ही होता है, या बाकी जो टीम्स हैं उनके, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, बाकी टीम भी, श्रीलंका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, क्या उनके साथ भी एंडी पाइक्राफ्ट का रवैया यही होता है और वो आईसीसी को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं? हाँ, देखिए, मैं 3-4 मुल्क इसमें निकाल दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इसके अलावा जितनी टीमें हैं ना, उसमें इनका रवैया इतना अच्छा नहीं होता, ये उनको स्नब करने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो टीमें हैं ना वो नहीं सुनती। उनके जो लोग हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो आईसीसी को फौरन रुजू करती है कि इसकी शिकायत भी करती है, और उन्हें उसके जवाब भी बड़ा पॉजिटिव मिलता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अगर जब तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे, जैसे अब मैनेजमेंट ने भी शिकायत की है, तो इस पे सारी कौम मतलब है कि बैक कर रही है कि ये बहुत अच्छा इकदाम किया चेयरमैन साहब। बिल्कुल, लेकिन नदीम साहब, कोई एक्शन आईसीसी की तरफ से ना लेना अगेन एक सवालिया निशान है कि उनको टूर्नामेंट से क्यों नहीं हटाया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। माजी की अगर हम थोड़ी सी मिसालें देखें, उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्याह पट्टी बांध कर वो मैच खेलने आ गए थे पैलेस्टीन के साथ, उन्होंने अपने इजहार यकजहती करने के लिए, और उन पर फाइन कर दिया गया, उनको मैच खेलने से रोक दिया गया। इस तरह के सख्त फाइन किए जाते रहे जब आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आईसीसी बिल्कुल खामोश तमाशा। ये ना सिर्फ मैच रेफरी, बल्कि इंडिया के जो कप्तान हैं सूर्या कुमार यादव, उनकी जानिब से भी जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई नहीं की गई आईसीसी की तरफ से। मैंने एक दो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि जैसे इंडिया में किसी चीज़ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो आईसीसी एक दिन के बाद खामोश तमाशाई बन जाता है। अगर किसी और मुल्क में कोई चीज़ हो रही हो तो उस पे आईसीसी जो है ना कोई डिसीजन नहीं लेता जल्दी किए। आप ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दुबई में झंडा नहीं लहराया गया, जिस पे आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जैक्टली। फाइनल में पाकिस्तान की किसी भी मैनेजमेंट के बंदे को पोडियम पे नहीं खड़ा किया गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान था। चेयरमैन साहब को उनको स्पेशली बुलाना चाहिए था, या उसके अलावा सीईओ साहब को बुलाना चाहिए था, मगर आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ मैच रेफरी को चेंज करने का बड़ा सोच समझ के जो है ना वो आईसीसी फैसला करेगी। अगर आईसीसी फैसला नहीं करती तो पाकिस्तान को आज का मैच नहीं खेलना चाहिए। अपने जो आपने हमने जो लेटर लिखा है उस पे डटे रहना चाहिए और अपने उस पे रहे हम उस पे कायम रहना चाहिए ना। पाकिस्तान पहले नदीम साहब बिल्कुल सही आप बात करें, कायम रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान, और उस पे टीम जो है ना पाकिस्तान की कोई एसोसिएट मेंबर टीम नहीं है। यानी आईसीसी को फिर नदीम साहब हम ये कहें कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर फैसले ही उनके हक में आने हैं तो फिर समझ नहीं आती कि ये इंटरनेशनली बाकी टीमों को किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है नदीम साहब आप साथ ही रहिए। एक खबर जो अब आई है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके अंदर साबित हो चुका है या ये ताने बाने मिल गए हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है उन्होंने भारतीय अहदेदारों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। उस्मान खान की ये खबर है, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। उस्मान, क्या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है और अभी तक क्या पॉइंट सामने आए हैं? बिल्कुल जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक अपनी इंटरनल तहकीकात भी करवाई थी और उस तहकीकात के अंदर पता चला है कि जो स्टेडियम के अंदर वेन्यू मैनेजर थे जो कि इंडियन थे वो भी बाकायदा तौर पर एंडी पाइक्राफ्ट को हदायत देते हुए पाए गए हैं और इस हवाले से सबूत भी सामने आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर एंडी पाइक्राफ्ट को ये कहा गया कि आपने माइक बंद करवा के उनको ये कहना है सलमान अली आगा को कि आप लोगों ने एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करना। और इसके साथ साथ फिर जब मैच के बाद भी जब मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी यही देखा गया कि एंडी पाइक्राफ्ट ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो एंडी पाइक्राफ्ट अभी तक खामोश बैठे हुए हैं और आईसीसी उनका मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा है और एंडी पाइक्राफ्ट तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ये तो इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में इस वक्त एक कलामिटी है, सैलाब की सिचुएशन है और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेयार और मददगार भी हुए हैं, उनको नकल मकानी भी करनी पड़ी है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए, और इसी तरह के सवाल बार बार हम उठा रहे थे कि हमारे जो स्टार्स हैं, हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, अपने फ़न का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। तो कुछ नाम जो हैं वो आगे आना शुरू भी हुए हैं और वो नाम है जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अली ज़फ़र साहब, आपके भाई, हमारे भाई, हम भी भाई उनको कह देते हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 27 सितंबर को वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। इस कॉन्सर्ट से हासिल होने वाली तमाम आमदनी उन ख़ानदानों की बहाली पर खर्च होगी जिन्होंने हालिया तबाहकुन सैलाब में अपने घर और रोज़गार जो है वो खो दिए हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अली सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो लोग जिन्होंने आप लोगों को फ़नकार बनाया, स्टार्स बनाया, उन लोगों को उनको जब ज़रूरत होती है तो आप जैसे फ़नकार आगे आते हैं। अदीका कियानी की मिसाल हमारे सामने, आप लोग उनके साथ खड़े होते हैं। ये जज्बा कहाँ से आया, कैसे आपने जहन में सोचा कि मुझे आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी है? देखें, ये जो इंसानियत का जज्बा होता है ये तो हर इंसान के अंदर अल्लाह मीने डाला होता है। आई थिंक कि आपको सिर्फ अपने रास्ते से हट के अपनी, जब आपकी अना ख़त्म हो जाती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि मेरा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये सब। और उसमें आपकी रियलाइजेशन होती है कि इस दुनिया में आने का जो बेहतरीन पर्पस है वो अपनी तो चलें आप अपने लिए करते ही हैं, एक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं यहाँ से, लेकिन दूसरों के लिए आप क्या करते हैं। और वही इंसान होता है जिसके दिल में दर्द हो दूसरों के लिए। इकबाल ने भी जैसे कहा, मैं बार बार ये शेर बड़ा कोट करता हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। सो इंसान का काम ही होता है कि एक दूसरे के लिए दर्द रखे और एम्पैथी। सो कोई भी इंसान अगर ऐसे मौके पे जहाँ पे आपका मुल्क और आपके मुल्क के लोग एक मुश्किल वक्त में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, उस इंसान को अगर उनको देख के तकलीफ नहीं हो रही, और पहले तो ये कि दिल में उसको सब फील होना, लेकिन फिर दूसरा स्टेप आ जाता है कि आप उस पर एक्शन क्या ले रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग बुरा फील करते हैं देख के इस तरह, लेकिन हमारा असल टेस्ट होता है, जो कि मेरा पर्सनल बिलीफ है, कि आप उस पर एक्शन क्या लेते हैं।
सो मुझे यही लगा कि यार अगर मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी में जो हम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, वही करते रहे और आप इग्नोर करें आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो थोड़ी सी एक सेल्फिश लाइफ होती है। सो जब ये देखा, सैलाब आया और जब उनके हालात देखे जिस तरह वो लोग हैं, तो इंसान सिर्फ ये अगर सोचे कि आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखें कि आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, आपका सब कुछ जो रोज़ आपने मेहनत करके, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में जो आती हैं मोहतरमा जो क्लीनिंग के लिए, वो मेरी वाइफ आयशा ने बताया कि उसका घर जो है सैलाब में डूब गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन ऐसे कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है इस तरह, तो उनके जवाब नहीं दे सके, एकदम आंसू आ गए आंखों में। अल्लाह तो उससे मैंने कहा कि यार बेबसी का हाल। उन्होंने कहा कि मेरी सारी जिंदगी जो मैंने इसी तरह सफाई का काम वो करती हैं, लोगों के घरों में जाके सफाई की, 23 साल पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद में हमने जाके घर बनाया था जो कि अब डूब गया है। खैर मैंने उनको अपनी तरफ से कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, अगर कुछ ऐसा नुकसान हुआ तो आई विल बेयर इट। लेकिन ऐसे इतने लोग हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस तकलीफ में मुब्तला है। सो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरी एक फाउंडेशन है, अली ज़फ़र फाउंडेशन, जो कि नॉर्मली बच्चियों की तालीम और बच्चों की तालीम जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई कैलेमिटीज़ आती हैं मुल्क में, इस तरह जिस तरह कोविड आया था, सिंध का जो इशू है, उसमें हमारी फाउंडेशन फिर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि मुल्क को उस चीज़ की फिर ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को। तो इस बार भी यही हुआ है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम इनकी हेल्प करेंगे, और उसके लिए मैंने कहा मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि मैं एक कॉन्सर्ट करूँ, जो मेरा फ़न है उसका इजहार करूँ, लोगों को इनवाइट करूँ, उसकी जो भी टिकट सेल्स होंगी। और इसमें मैं ये वाज़े करता चलूँ कि ये इसमें मैं खुद कुछ नहीं चार्ज कर रहा, ये कुछ नहीं है, एवरीथिंग, ये सारा कुछ जो है ये उनके लिए, बल्कि मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ इसमें। जो अली जो ये सारे वो जो लोग हैं, सिंसेरिटी होती है ना, वो आप महसूस कर सकते हैं। जब कोई सिंसियर होकर, मुखलिस होकर काम कर रहा होता है, तो वो महसूस, उसका एसेंस महसूस हो जाता है। और आपने इकबाल को कोट किया, तो इकबाल की एक बात मैं भी कहती हूँ कि फ़न जो है ना, उसी वक्त मुक़द्दस होता है जब वो इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। अच्छा अली, मैं ये जानना चाहूँगी आप किस तरह से देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका किरदार इस तरह की कोई भी कलामिटी अगर आ जाए, जैसे कोविड के अंदर भी हमने देखा, इसके अलावा कोई कलामिटी ज़लज़ले के दौरान हमने देखा था, आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ का इसी तरीके से यही रवैया होना चाहिए, या फिर उनको और ज़्यादा प्रोएक्टिवली आगे आकर काम करना चाहिए? क्योंकि अगर हम हॉलीवुड में देखें, इवन हम बॉलीवुड में देखें, वो लोग बड़ा आगे आके काम कर रहे थे, क्योंकि इम्पैक्ट होता है उनका, एक इन्फ्लुएंस होता है आम लोगों के ऊपर। देखिए, आई लिव बाय फिलॉसफी, मेरी फिलॉसफी है, और वो ये है कि टू ईच हिज ओन, मीनिंग कि मैं सिर्फ अपने किरदार का जिम्मेदार हूँ। दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये उनके और उनके रब के बीच में उनका मैटर है। अगर आप ओपिनियन लें, तो जाहिर इंसान यही सोचता है कि सबको अल्लाह ताला, चाहे वो फनकार हो, बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो, जिसको इस्तिताअत देता है, जिसके पास ये प्रिविलेज होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, उसको वो करना चाहिए। जाहिर है थोड़ा एज एन ऑब्जर्वर अजीब लगता है कि अगर कोई फनकार उसकी तरफ से बिल्कुल इनडिफरेंट हो, तो जाहिर है, लेकिन मैं कभी भी किसी का नाम ना तो लेता हूँ ना उस पर कमेंट करता हूँ, बट आई डू थिंक कि हम सबको मिल के ये करना चाहिए, इन चीज़ों में साथ आना चाहिए। और इस कॉन्सर्ट का भी यही थीम है। कुछ और फनकार भी मेरे साथ हैं, मैंने जो मुख्तलिफ हमारी इंडस्ट्री से लोग हैं, उनकी सपोर्ट भी आई, जिस तरह हमायूं सईद, सबा कमर, आयशा। सो अब कुछ फनकार सिंगर जो हैं, वो ज़ाहिर है हर किसी की अपनी मसरूफियात होती है उनकी डेट्स की, लेकिन सरप्राइज़ ये है, जो आज हमने बल्कि रिलीज़ भी करना था, कुछ पोस्टर जो अवेलेबल हैं, वो लोग मुझे ज्वाइन भी करेंगे। कौन ज्वाइन कर रहा है अली, अगर आप बता सकें? जी, आयमा बेग होंगी मेरे साथ, क्योंकि तीफा इन ट्रबल के जो गाने हैं आयमा ने मेरे साथ गाए थे, तो वो हम एक पूरा सेट करेंगे, जिसमें सजना दूर है, आइटम नंबर है। फिर मैंने एक गाना गाया था जिसमें मैं, आसिम, बग्गा और आयमा थी, ऐदे वफा।
सो आसिम का उस दिन कॉन्सर्ट है तो वो नहीं कर सक रहा, लेकिन आयमा होंगी, एंड देन दानियाल, मेरा जो छोटा भाई है दानियाल जफर, जी वो तो जाहिर है भाई का भाई है, तो वो तो ही इज यू नो ही इज वेरी काइंड टू बी देयर। उसकी आजकल ड्रामे की शूट चल रही है, आपका ही हम का ही ड्रामा एनीथिंग राइट अली, ये जितने भी स्टार्स आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि सैटरडे को है तो मैं भी लाहौर आ सकती हूँ और ज्वाइन कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर और बड़ा करीब है मेरे घर से अल्हम्रा। अच्छा, नहीं जरूर आइए और सब लोग जरूर आए। नताशा बेग हैं, नताशा इज ऑलवेज वेरी स्वीट एंड ऑलवेज देयर। सो और भी आर्टिस्ट वहाँ पे जो अवेलेबल होगा जरूर अपनी पेरेंट्स देंगे। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं, आप टिकट वाला ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के बायो में वो लिंक्स होते हैं, सो यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन गो एंड बाय द टिकट। और सबको लेके आए। हमारा इन लोगों ने एक फैमिली पैकेज भी रखा हुआ है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो उसकी डिस्काउंट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं फैमिलीज़ को बताना चाहता हूँ कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैंने इनको कहा कि नंबर 1 प्रायोरिटी है कि जितनी ख़वातीन हैं, स्पेशली जो बच्चियां हैं, वो फैमिली शुड फील वेरी सेफ एंड सिक्योर इन अल्हम्रा। तो उनके लिए स्पेशल जोन्स हैं, स्पेशल एंट्रेंस है, स्पेशल जोन है। सो थोड़ा सा अली, अगर आप डिटेल बता सकें कि एक टिकट कितने का है और कितने लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं मैक्सिमम? डिपेंड करता है, क्योंकि सारी प्रोसीड्स इस कॉज पे जाएंगी, तो हमारा टिकट 1000 से लेके 10,000 तक है। ओके। तो 10,000 में वीआईपी आ जाते हैं, जो बिल्कुल फ्रंट रो सीट्स होती हैं, जहां मैं आपके बिल्कुल सामने होऊंगा। ठीक है। एक हमने जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं अली से, वो 10,000 वाला जो है ना टिकट खरीदे ताकि वो करीब से देख सके। राइट। जो उससे भी ज्यादा करते हैं उनके लिए हमने एक गोल्डन टिकट इशू करेंगे, जो कि सिर्फ लिमिटेड होंगी 20। वो जो 20 गोल्डन टिकट्स हैं, उनको खरीदने वाले जो हैं वो बैक स्टेज आके मुझसे मिल भी सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है अली। इसका मतलब है कि तमाम देखने वाले 27 सितंबर को आप जा सकते हैं अल्हम्रा आर्ट्स काउंसिल। वहाँ पर आप अली का जो कॉन्सर्ट है उससे एंटरटेन भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ एक कार खैर के अंदर हिस्सा भी डाल सकते हैं अपने उस टिकट की बदौलत जो आप खरीद कर उस कॉन्सर्ट में जाएंगे। एंड हम जो है वो इसका मीडिया पार्टनर भी है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम। मैं तो वैसे भी अली की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनको ब्रेक में बता भी रही थी। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद थे अली जफर, आपके और हमारे हम सब के बहुत फेवरेट। अब हमें बढ़ना है आगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मसला है, एक इशू है, उसकी बात करनी है, और वो है मिडिल ईस्ट के हालात। यहाँ पर तेज़ी से बदलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दोहा में आपको पता है 50 से ज़ायद ममालिक का एक इस्लामी इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही जो है वो गल्फ़ कंट्री के सरबराहों ने की। और ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि इजलास के एलामिये में ये चीज़ सामने आई है कि इसराइल को 2 टूक पैगाम दिया गया है और ये कहा गया कि कतर पर हमला जो है वो सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी अरब और इस्लामी दुनिया के ऊपर हमला है, और इसको जारियत भी करा और इस एलामिया में ये भी बात वाज़ेह की गई है कि इसराइल का ये जो इक़दाम है ना, सिर्फ कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं है, बल्कि गाजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले की सालसी की कोशिश को भी सबोताज करने के मुतराजिफ है। इसी पर मजीद भी बात करनी है। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर हैं सईद मोहम्मद खान साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद मोहम्मद खान साहब, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हंगामी इजलास का एलामिया जारी किया गया है, आपको लग रहा है कि अमली इक़दामात में पेशरफ्त हो सकती है, मुल्कों की खुद मुख्तारी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मौसर हो सकता है ये? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में जो मुस्लिम दुनिया थी और जो लार्जर दुनिया थी, वो इस अलामिये का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी और वो होप कर रही थी कि कोई जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकल एक्शंस लिए जाएंगे। इस अलामिया में मेरे हिसाब से, अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये कहूँगा कि अल्फाज तो बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं शो हुआ। देखिए, अलामिया हुआ है मंडे को, और ट्यूसडे को इजराइल ने उसका क्या जवाब दिया है कि उसने अपनी लैंड फोर्सेस को गाजा में उतारा है और कल रात से उन्होंने गाजा की सेंटर की तरफ अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि जो दोहा में मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इजराइल ने और उसके बैकर अमेरिका ने उस कॉन्फ्रेंस को कोई वेटेज नहीं दी है। जो उसका अलामिया है उसका उन पे कोई असर नहीं हुआ है।
और वो कह रहे हैं कि ठीक है हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाह रहा है। और उनका इस वक्त आप सब लोगों को अंदाजा है कि अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की वो सेशन होने जा रहा है और उस सेशन में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहा है कि जी कि हम गाजा को या पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब गाजा ही नहीं होगा तो क्या पैलेस्टाइनियन स्टेट होगी? एग्जैक्टली। अगर इस वीकेंड तक इजराइल ने गाजा के ऊपर फिजिकल कब्जा कर लिया तो फिर हम यूनाइटेड नेशंस में तकरीरों में हम पैलेस्टीन को एज अ स्टेट मानते रहें, लेकिन वहां कोई जमीन पे तो कोई ऐसी स्टेट होगी नहीं मौजूद। अच्छा सही से पहले उसके ऊपर तो कब्जा ये क्लीशे के तौर पर कहा जाता था, पहले ये क्लीशे के तौर पर कहा जाता था नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, लेकिन ये हमने इस दोहा इजलास के अंदर देखा है कि सिर्फ बैठे हैं, बातचीत हुई है और उसके बाद नशिस्त जो है ना वो बर्खास्त भी हो गई है। एक्शनेबल कोई इकदाम के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। बिल्कुल आप सही बात करें। अच्छा, पाकिस्तान की शमूलियत और वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का इंटरव्यू भी अल जज़ीरा के साथ हमने देखा। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना स्टांस जो है सामने रखा और उनकी बातों से नज़र आया कि अगर कोई ऐसा फैसला किया जाता है कि कोई एक्शन लेना पड़े तो हमारी फोर्सेज जो है ना वो आगे आने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान एक मैं कहूंगा कि तुर्की और मलेशिया के साथ ये वाहिद 3 कंट्रीज थी जिन्होंने किसी एक्शनेबल एक्शन की तरफ इशारा किया है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये प्रपोजल दिया था कि एक अरब इस्लामिक फोर्स बननी चाहिए, जैसे कि पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं जो यूनाइटेड नेशंस के नीचे काम करती हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। इस अलामिया में ये नहीं कह सकते थे कि जी कि हम ऑर्डर करते उनको कि जी के क्या कहते हैं कि आप जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर एक एक्शनेबल स्ट्रेटजी पेश करें जीसीसी को, या एक कोई टीम बन जाती इस मीटिंग के अंदर कि जी के करें कि जी के इजराइल को किस तरह रोका जाए। और देखिए पिछले 2 दिन से हम टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सारे एक्शनेबल पॉइंट्स दिए। ये देखिए जंग ना मलेशिया और ना पाकिस्तान और ना तुर्की को थोड़ा बहुत करीब है, लेकिन इजराइल हमसे बहुत दूर है, पैलेस्टाइन हमसे बहुत दूर है। लेकिन हम सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये एक मुसलमानों का इशू बनता चला जा रहा है। और अब हम लोगों को मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो जिस तरह इजराइल ने एक एक करके पिछले 2 महीने में इजराइल ने 7 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है। क्या चीज रोक रही है? हम मुस्लिम ममालिक मिलकर करता चला जाएगा। और हम मुस्लिम ममालिक मिलकर कोई नेटो जैसी फोर्स क्यों नहीं बना लेती है, नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेटो जब भी कोई मसला होता है इन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो नेटो फोर्सेस का वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी ऐसी ये जो 30-32 ममालिक की फोर्स बनी थी उसने अभी तक ऐसा कौन सा काबिल कदर हम कह सकते हैं काम किया है जिसको हम कह सकें कि देखें जी हमने ये बनाई थी और उसके बाद ये काम हुआ है? थोड़ा सा इसके ऊपर करें कि हमें रोक क्या चीज़ रही है, क्यों नहीं बना रही इस्लामी दुनिया इस तरह की कोई फोर्स? देखिए इसलिए कि शायद सिवाय चंद कंट्रीज के लोगों में दिल गुर्दा नहीं है, ठीक है ना। ये कंट्रीज जो हैं खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज जो हैं ये अपनी सर्वाइवल के लिए वेस्ट की तरफ देखती हैं। इनका सारा पैसा, इनकी सारी ताकत वहाँ से एमिनेट करती है। और मेरा ख्याल है कि यानी कि कहते हुए मुझे दुख होता है कि मुझे लगता है कि अरब्स ने पैलेस्टीनियंस को फोरगो कर दिया है। अब वो समझते हैं कि अगर पैलेस्टीनियंस नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, हम में बहुत कैपेबिलिटी है। हम 1.4 बिलियन मुसलमान हैं। अगर हम सबके मिलिट्री ताकत को इकट्ठा किया जाए तो एक दिन क्या 1 घंटे के अंदर इजराइल को लाइन पे लाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में वो इत्तेहाद देखने को मिल नहीं रहा और हमारे दुश्मन जो है वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हम मुत्तहिद ना हों। और इजराइल हमें रोजाना थप्पड़ मार रहा है ताकि वो हमें ये बताए कि हमारी औकात क्या है। और सईद साहब जो ममालिक ये समझ रहे थे ना कि ये शायद आग गजा तक रहेगी और फलस्तीन तक रहेगी और उन तक नहीं आएगी, आज ये आग बहुत सारे ममालिक में फैलती हुई हमें नजर आ रही। खुदा न खास्ता ये मजीद फैले, हम यही दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब ये कहकर चले गए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अभी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मौजू है HPV वैक्सीनेशन मुहिम का, जो पाकिस्तान में पहली बार एक बड़े पैमाने पर ये मुहिम जो है वो शुरू की गई है और ये मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। और इसका जो पहला मरहला है उसमें पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद की बच्चियों को शामिल किया गया, जबकि इसका जो दूसरा मरहला होगा अगले 2 सालों में ये मुहिम खैबर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तक भी फैलाई जा रही है। ठीक है, ये मुहिम जो है और ये वैक्सीन अब है किसके लिए, ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं, देन इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। HPV वैक्सीन जो है वो बेसिकली लगाई जाती है 9 से 14 साल की बच्चियों को, क्योंकि उनके अंदर सर्विकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, हम ये कह सकते हैं, ये बचाव के लिए लगाई जाती है। इस वैक्सीन का मकसद जो है वो ख़वातीन में होने वाली ख़तरनाक मरज़ सर्विकल कैंसर से बचाओ, जिससे पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन मुतासर भी होती हैं और तकरीबन 5000 ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जान भी गंवा देती हैं। और पाकिस्तान में स्टैट्स ये हैं कि तीसरा बड़ा कैंसर है जो ख़वातीन को होता है और है ये वॉलंटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आप नहीं भी लगा सकते हैं। इस मुहिम के बारे में, इस कैंसर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब, ये चीफ CDC हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये वैक्सीन के बारे में हमें बताइए। ये सर्विकल कैंसर के लिए है, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा और ये ऑलमोस्ट 148 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये चल रही है, मुहिम लगाई जा चुकी है और अब पाकिस्तान में आर वी लेट? लेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर हर बीमारी की अपनी स्टेजेस है, अपनी प्रिवेंशन की प्रायोरिटीज़ है गवर्नमेंट की। सो वी आर ऑन टाइम। और अभी ये तकरीबन पाकिस्तान के 3 इलाकों से ये स्टार्ट हो रहा है, इस्लामाबाद समेत AJK और पंजाब और सिंध में इसी मुहिम के आगाज़ हो रहा है। कल हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इसको इनागोरेट किया इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट स्कूल में, और इसकी तकरीबन पाकिस्तान जिन इलाकों में ये वैक्सीन मुहिम चलाई जा रही है वहाँ पे तमाम जो स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। और ये 9 से 14 साल की जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके लिए वो एलिजिबल है वैक्सीन के लिए। अच्छा, क्यों ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? जो लोग आपको देख रहे हैं, ये ज़रूरी क्यों है बच्चियों के लिए लगवाना? ज़रूरी इसलिए कि एक जानलेवा मरज़ है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, जो ख़वातीन में स्पेशल होता है और ये बच्चादानी की निचली हिस्से का कैंसर है और ये फैलता है एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक किस्म का वायरस है जिससे ये फैलता है। ख़वातीन में ज़्यादा रिस्क इसलिए कि वहाँ पे ये कैंसर में डेवलप होता है और इसकी प्रिवेंशन के लिए इफ़ेक्टिव और सेफ वैक्सीन मौजूद है, तो हम क्यों ना लगवाएं। तो सिर्फ ख़वातीन को लगवाई जा रही है फिलहाल? सिर्फ ख़वातीन बच्चियों को फिलहाल लगाए जा रहे हैं। बच्चों को भी लगाया जा सकता है, लेकिन चूँकि मेल जो है वो सिर्फ इसके कैरियर हो सकते हैं, वो इसको ट्रांसमिट करते हैं, उनमें कैंसर के चांसेस नहीं होते। ख़वातीन में कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट वो कैरियर का होना भी बड़ी ख़तरनाक बात होती है। लेकिन एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो वो कहता है कि मैं कोविड की वैक्सीन भी लगाऊं, मैं पोलियो की वैक्सीन भी लगाऊं, अब मैं इसकी वैक्सीन भी लगाऊं। एक ब्रोशर, ह्यूमन बॉडी जो है ना वो ब्रोशर ऑफ वैक्सीन्स बन चुका है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, या फिर ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचा के कह सकें कि भाई अगर आप नहीं लगवाएंगे तो ये हो सकता है एंड डेफिनेटली जान जा सकती है। बट अगेन वो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आपको पता है फिर बहुत सारी आ जाती हैं कि ये किसी की साजिश है इसलिए हो रहा है। उसका क्या जवाब होगा आपके पास? वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं और जैसे एक मशहूर मुहावरा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर प्रिवेंशन पे कम खर्चा आता है, सेफ है, सिक्योर है, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, तो हम फिर लाखों रुपए लगाएंगे और फिर उसके साथ जो स्ट्रेसेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई एक बंदा घर में बीमार हो और खुदा ना खास्ता अगर कैंसर जैसा मरज़ हो तो उनसे अगर बचाव का एक तरीका मौजूद है और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट दे रही है और हमें इस पे सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें आज़ार कम्युनिटी का सपोर्ट भी चाहिए। लोग रिलक्टेंट क्यों हैं लगवाने से? मैंने एक वीडियो भी देखी, कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं जी हमारी परमिशन के बगैर बच्चों को ना लगाएं। परमिशन ली जा रही है पेरेंट्स से? डेफिनेटली परमिशन ली जा रही है। कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए, स्पेशली सर्जरीज के लिए या इस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कंसेंट लाजमी है। और पेरेंट्स को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अगर नहीं लगवाना चाहे तो वो हमें कंसेंट दे दे कि वो नहीं लगवा रहे हैं। क्या माइंडसेट है पेरेंट्स का, वो रिलक्टेंट क्यों है? ज़ाहिर है अभी जैसे आपने प्रोग्राम अरेंज किया है तो इस तरह अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए
और हमें साइंस के साथ चलना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शंस के साथ नहीं चलना चाहिए। साइंस ये कह रहा है कि ये सेफ वैक्सीन है, दुनिया के 144-45 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में लग रहे हैं, हलाल हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ में लग रहे हैं। और रेट प्रोडक्शन के ऊपर आपके कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना कि जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब इस मुहिम के बारे में कि ये 15 तारीख से शुरू हुई थी जी, 15 से, और कब तक रहेगी? ये 27 तक रहेगी और इस वक्त भी लगाई जा रही है वैक्सीन मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर। कहाँ अभी तक लगाई गई है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और अभी तक स्टैट्स क्या है, कितनी बच्चियों को लगाई जा चुकी है? अभी एग्जैक्ट स्टेट्स का तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये कल से परसों से इनकी वो शुरू हुई है कैंपेन, और ये AJK इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में लगाई जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हेल्थ डिपार्टमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट इसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सपोर्ट कर रही है और ज़ाहिर उलमा भी इसकी तायीद कर रहे हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों को इस बुरी मरज़ से बचाएं। कितना टारगेट रखा गया है, कितनी बच्चियों को ये लगानी है? और अभी तो डेफिनेटली फिर आप कह रहे हैं कि इस एज ग्रुप के तमाम का तो टारगेट है गवर्नमेंट का, लेकिन इनिशियल से ये जस्ट स्टार्ट है, तो इसमें हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इंशाल्लाह। और जितनी हम अवेयरनेस फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हम ये वैक्सीन लगा सकेंगे और कवरेज बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा ये भी बता दें, इसके कोई सेहत पर कोई मुज़र असरात तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं करती, साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं है? जितनी भी मेडिसिन है सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओके ठीक है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल इस वैक्सीन की जिस तरह बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं, 1-2 दिन तक बुखार हो सकता है, ठीक है, उस जगह पे दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और थोड़ी बहुत नाजिया वगैरह या इस तरह के मामूली से सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन इसका फायदा ही है प्रिवेंटिव वैक्सीन। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, से इनका ताल्लुक है। और जनाब ये एक अवेयरनेस सेशन था उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर में बच्चियाँ हैं 9 से 14 साल के दरमियान। अगर उनके स्कूल्स में या घरों में या डिफरेंट सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन लगवाई जा रही है तो ये वैक्सीन सेफ है, हलाल है, इसके अंदर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स बुखार वगैरह हो जाता है वैक्सीन के होते हैं वो होंगे, लेकिन इससे आपकी बच्ची की ज़िंदगी में जो प्रोबेबिलिटी है ना कैंसर होने की वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपकी बच्ची को नहीं होगा, आपकी बच्ची महफूज हो जाएगी। तो ये एक अवेयरनेस सेशन आपके लिए था। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू इंस्पायर यू। पाकिस्तान की मिट्टी की बात करें तो इसने हमेशा हीरोज़ को जन्म दिया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, किसी भी बड़ी तकरीब का मैदान हो। हमारे नौजवान खिलाड़ी, हमारे एथलीट्स जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पाकिस्तान को बार बार फ़ख्र के लम्हात दिए। कौन है हमारे जो हमारी पहली मेहमान है वो हैं बुशरा अख्तर, जिन्होंने 2019 में ईरान में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। फिर 2022 में बांग्लादेश में एक और गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया और 2023 में 2024 में मुतादिद नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती हैं और 2025 में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किक बॉक्सिंग के इंटरनेशनल बेल्ट जीतकर उन्होंने मुल्क को एक और एजाज़ दिया। एक और भी हमारे साथ मेहमान है, मैं चाहूँगी आप उनका बताएं ज़रा। अच्छा, हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं वो हैं उसामा मलिक, जिन्होंने कौमी और आलमी सतह पर मुतादिद टाइटल्स अभी तक जीत लिया। ये एजाज़ उनको हासिल हो गया और अपने ज़बरदस्त खेल के ज़रिए पाकिस्तान का परचम वो बुलंद भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अपने स्टूडियो में उनको बुलाते हैं, अपने शो में उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इंस्पायर होते हैं और आप लोगों को भी थोड़ी ज़रा मोटिवेशन देते हैं। बुशरा, उसामा, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बुशरा आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, आजकल क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच आपका कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ। बेसिकली मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो स्पोर्ट्स की जर्नी है वो स्टार्टिंग जब मेरी हुई थी 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, 2018-19 के स्टार्ट में। तो बेसिकली मैं जब सर के पास आई थी तो मैं जिमनास्टिक के लिए आई थी। तो जिमनास्टिक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे इस तरह से जिमनास्टिक का शौक है तो आप मेरे लिए कोई ये सब प्लेटफॉर्म देखें, इंस्टीट्यूट देखें जिसमें मैं जिमनास्टिक कर सकूँ। खैर जब सर के पास आए, सर से बातचीत हुई तो जिमनास्टिक भी करती थी, फिर साथ साथ किक्स और पंचेस भी करती थी मैं। तो सर ने जब ये चीज़ मेरे अंदर देखी कि हाँ बुशरा एक अच्छी फ़ाइटर बन सकती है, तो फिर उसके बाद 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैं इंटरनेशनल हुई थी। ईरान में मेरा इवेंट हुआ था, मेरी पहली फ़ाइट अज़रबैजान, तुर्की और फाइनल जो था वो मेरे ईरान के साथ हुआ था। ज़बरदस्त। अच्छा उसामा, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? 2019 में मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की थी सर मुदस्सिर के पास।
और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 1 साल के बाद जो है ना मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। किक बॉक्सिंग की फ़ाइटें की हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे पंजाब। उसके बाद बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। 5 प्रोफेशनल बॉक्सिंग की फ़ाइटें की हैं। अभी लास्ट टाइम जो है ना मैंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग की फ़ाइट की है अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें मैंने तीसरे राउंड में नॉकआउट किया है और ये मेन फ़ाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। और वो नज़र भी आ रहा है कि आप भी खुश हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है डेफिनेटली आपसे मिलकर। आयशा बुशरा, अभी तक कितने, वैसे तो हमने बताया है, कोशिश की बताने की कि कौन कौन से मुकाबलों में आपने हिस्सा लिया है। आप बताइए, आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे कौन कौन से इंटरनेशनल और कौमी मुकाबलों में आपने हिस्सा लिया है, कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। एंड देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लड़कियाँ जब होती है ना तो फैमिली की तरफ से भी समटाइम्स होता है, वो कहा जाता है लड़की हो कैसे करोगी ये सब कुछ। फैमिली का सपोर्ट था साथ? बेसिकली मतलब जो जितनी मैंने फ़ाइट्स की हैं स्टार्टिंग से, जब मैं फ़ाइट करती आ रही थी, जब मैंने फ़र्स्ट फ़ाइट इंटरनेशनल मैंने ईरान में जो फ़ाइट की थी, उसके बाद एक मेरे लिए एक चैलेंज मेरे लिए बन गया था। एक तो फैमिली सपोर्ट भी थी और कि एक चैलेंजेस भी थे कि मतलब फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं थी कि इस तरह से ये इस फील्ड में क्यों गई, ये क्यों कर, ये किक बॉक्सिंग ये तो लड़कों की गेम है। सो जब मेरे लिए एक वो चैलेंज बन गया था तो मैंने कहा अगर मैं इंटरनेशनल गोल्ड हुई तो इंशाल्लाह मैं आगे इसको मतलब एक नाम बनाऊँगी इंशाल्लाह अपना। सो जो मेरे टाइटल्स हैं जिसमें मैंने 3 टाइटल्स मैंने लिए MMA में लिए हैं। तो वैसे जो मेरी गेम थी स्टार्टिंग से जो मैं करती आ रही हूँ वो मेरी किक बॉक्सिंग है। MMA में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ईरान के साथ मेरी फ़ाइट हुई थी आरजू के साथ। सो ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई थी, मेरी टाइटल मैन फ़ाइट थी मेरा। तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया। वो ऑलरेडी 5 टाइम वो टाइटल चैम्पियन थी MMA में और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरे पास 1 दिन था। मतलब उस फाइट में मैंने वेट भी कम करना था और कि एक ही दिन समझे मैंने वेट अपना देना था 52 के लिए। सो मेरा वेट 56 था। तो उसके लिए फिर सर ने मुझे कहा कि आपने आज रात को मतलब थोड़ा डाइट को मतलब मेंटेन रखना है, आपने कुछ खाना पीना नहीं है। सो सर ने कहा कि सुबह आप 11 बजे आ जाइए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में वेट के लिए। तो जब मैं सुबह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से 11 से 4 बजे तक मैं ट्रेनिंग कॉन्टीन्यूसली मैं नॉन स्टॉप में ट्रेनिंग करती रही हूँ। सो मैंने जब वेट चेक किया, जब मैं वेट के लिए गई तो मेरा वेट 51 पे आ गया था। फिर मैंने मतलब थोड़ा खाने पे मैंने कंट्रोल किया, मतलब रात का खाना भी, सुबह में मैंने कुछ नहीं खाया। तो फिर सब यही कह रहे थे कि बुशरा के लिए टफ़ हो जाएगा, वो कैसे खेलेगी। सो जब मैंने कहा सर से कि नहीं मैं कर सकती हूँ, अब इतनी मैंने हार्ड वर्क की है, इतनी मैंने स्ट्रगल की, तो मैं अब करूँगी, अब मैं हिम्मत नहीं हारूँगी यहाँ से आगे। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी मतलब प्रोटीन्स वगैरह मतलब कार्ब्स वगैरह लिए, थोड़ी एनर्जेटिक मिल्क शेक वगैरह जूस। अच्छा बुशरा, जैसा आप बता रही हैं कि आपकी रूटीन बड़ी टफ़ है और ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त होती है, तो ज़ाहिर है अच्छी डाइट का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। एथलीट्स को अपनी डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है? स्पेशली तो हमें तो ये बताया जाता है कि जब हमारे कोई इवेंट्स वगैरह करीब होते हैं, जब कैंप वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग फिर ये फास्ट फूड से मतलब ऑयली चीज़ें जो होती हैं इन चीज़ों से हम लोग फिर अवॉइड करते हैं। सो जब इवेंट्स वगैरह नहीं होते, कुछ भी इसमें फिर नॉर्मल रूटीन में मतलब मेंटेन रखते हैं हर चीज़ को, फिर फास्ट फूड नॉर्मल के ज़्यादा नहीं। तो फिर उसमें ये है कि प्रोटीन्स फिर इवेंट्स के बाद प्रोटीन्स होगी, कार्ब्स वगैरह फिर ये मतलब साथ साथ लेने पड़ते हैं हम लोगों को। सही। अच्छा उसामा, एक और बड़ा हमारे एथलीट्स को क्रिकेट के अलावा मैं बात करूँगी, ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। तो क्या MMA फाइटर्स या बॉक्सर्स जो होते हैं उनको इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है कि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते? छोटे लेवल पे तो जिस तरह हमने अभी छोटे लेवल पे फाइटें की है ना, इसमें तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करता है, हो जाती है। जब हमें बाहर के लिए फ़ाइट हो, बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें फिर हमें चाहिए होती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं। हमें अगर इस तरह सपोर्ट मिले ना, क्योंकि हमें बाहर जाते हैं, हमारा काफ़ी जो इस पे ना खर्चा होता है, तो फिर हम बड़े लेवल पे नाम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। अच्छा बुशरा, थोड़ा सा ये हमारे इर्द गिर्द हमने यहाँ पे सजाए हुए भी हैं जो टाइटल आपके इर्द गिर्द, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन सा टाइटल आपने कहाँ जीता, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। ये टाइटल जो है मेरा भी रिसेंटली मेरा K1 का हुआ था किक बॉक्सिंग का, इसमें मेरी अफगानिस्तान के साथ मैन फाइट थी, इवेंट था, तो उसमें मैंने अफगानिस्तान को बीट किया। थोड़ा पोज करके भी दिखा देना, ये टाइटल जब जीता था तो किस तरह से पोज किया था? जब ये मैंने टाइटल लिया था उस टाइम मेरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, अब्बू भी थे, भाई लोग भी थे, तो एक बहुत मतलब एक प्रेशर भी था, कि एक क्राउड भी था। सो फिर मैंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ फाइट हो रही है, फ्रेंडली थी, दोनों एक ही हैं, बट वहाँ पे एक मेरे लिए चैलेंज फाइट थी इस टाइम जब मैंने ये टाइटल विन। तो ये पोज क्या था एंड देन जज्बात वगैरह जो है ना वो बता ही रही हैं, थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि किस तरह के थे। बहुत अच्छा लग रहा और बहुत अच्छा फील किया मैंने जब ये टाइटल विन किया, और स्पेशली उस वजह से कि मैं पाकिस्तान के नाम पे मैंने ये टाइटल अपने नाम किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया।
अच्छा बुशरा, एक चीज़ होती है अपने लिए खेलना या जीतना और एक चीज़ होती है अपने मुल्क के लिए, उसके अंदर ये वाला भी जब जज्बा आ जाए कि मुल्क भी पीछे है जो देख रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है? जब आप कोई मेडल या टाइटल आप लेके आते हो या कुछ भी इस तरह से, चाहे वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आप खेलते हो, एक तो आप अपने लिए तो कर ही रहे होते हो, बट एक जब आप पाकिस्तान के नाम पे खेल रहे हो तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। अच्छा उसामा, जब जीत जाते हैं कोई टाइटल, उसके बाद क्या एहसास होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, फौरी तौर पर जो फीलिंग होती है वो क्या होती है? मैडम ऐसे है कि ये फ़ाइट जो है मेरी लास्ट अफ़गानिस्तान के साथ थी। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखता हूँ, उधर बहुत कम है ये चीज़ पाकिस्तान की निस्बत, मतलब इधर से उधर और बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग करते हैं बॉक्सिंग वगैरह, किक बॉक्सिंग, ये चीज़ें उधर आई नहीं। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया इस बार इस चीज़ पे ना, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा भी था और कश्मीर का भी फ्लैग दोनों मैंने उठाए थे, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान था, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। और जब झंडा होता है ना साथ, तो बंदे को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती। क्या बात है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूँगी अपने लोगों से जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, इनको और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तमाम स्पॉन्सर्स, आप लोगों को इनको स्पॉन्सर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो हमारे एथलीट्स हैं, वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते बल्कि मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। बुशरा एंड उसामा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। अल्लाह करे आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और हम इसी तरह से ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास मनी मैटर्स का सेगमेंट है, कुछ डिस्कस करेंगे कि पैसों के बारे में या इकोनॉमी के बारे में मुल्क में क्या हो रहा है। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, एक अच्छी खबर आपको देते हैं। आज मनी मैटर्स में कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, हमारा नेशनल कैरियर PIA जो है, उसके फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो वो प्रॉफिटेबल रहा है जनाब। हमेशा हम ये खबर आपको दिया करते थे कि जनाब एक मरतबा फिर से खसारा कर दिया है PIA ने, हमारे नेशनल कैरियर ने। लेकिन अगर हम 2025 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो उसके अंदर अब ये खबर आई है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। और क्योंकि PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी कहा जा रहा था, तो उस तनाजुर में कितना ज़्यादा इसका अहम जो है ना कदम हो सकता है, ये इम्पैक्ट हो सकता है, उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है। ये कितना मुनाफा हुआ थोड़ा सा बताएंगे ना आप? अच्छा, इसका मैं बता देती हूँ। रवां साल के इब्तदाई 6 माह में PIA का जो टैक्स के बाद मुनाफा तकरीबन 6.8 अरब रुपए रहा है। ये पेशरफ्त ना सिर्फ PIA के लिए बल्कि कौमी मैशत के लिए भी ज़ाहिर खुशाइन खबर है। इस वक्त हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वाहिद सरकारी एयरलाइन को निजी शोबे में मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि ये इदारा आलमी मयार के मुताबिक चल सके। अब ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अच्छी खबर लेकर आए हैं, आप बुखारी साहब से डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, इस अच्छी खबर का एक पस मंज़र है जो कि मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये पहली दफ़ा 21 साल में जो एयरलाइन को प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले हुकूमत ने 650 अरब रुपए का इसका जो कर्ज है वो अपने कर्ज में समझिए कि जम कर लिया था, मर्ज कर लिया था। अच्छा, उसके नतीजे में ये प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो ये नहीं कि PIA की परफॉर्मेंस एकदम से बहुत बेहतर हो गई है और बहुत से लोग PIA पे जा रहे हैं, ये नहीं हुआ। गो के हाल ही में UK की फ़्लाइट्स दोबारा शुरू हुई हैं, अब इतलात हैं अमेरिका की फ़्लाइट्स की भी, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस का ये नहीं है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी बैलेंस शीट में से वो आप कर्ज इतना निकाल देते हैं और हुकूमत अपने खाते में डाल देती है, तो फिर उसके बाद तो ये सरमायाकारों के लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव एक ऑप्शन है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तारीख़ भी है। इससे 17 साल पहले मुल्क के मारूफ सनतकार और बिजनेसमैन मियाँ मोहम्मद मंशा ने ये मशवरा दिया था कि अगर $1 की कीमत पे भी PIA को कोई ले तो ये महंगा सौदा नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा। उस पर बहुत उन पर तनकीद भी उस वक्त की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने मियाँ मंशा साहब ने बिल्कुल सही बात की थी। क्योंकि आप ये देखें ना कि 17 साल पहले वो जो कह रहे थे कि इसे जान छुड़ाएं, इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसके कर्ज हैं और चीज़ें दे दें, चाहे कोई $1 आपको दे। अब उस अरसे में इसका जितना कर्ज बढ़ा है, इसके जितने नुकसानात हुए हैं, वो तो कई 100 अरब रुपए का है। रुकावट क्या है, क्यों अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हो पाया? बीच में हमने देखा कि कई मरतबा ऑक्शंस भी हुई, कई नाम भी सामने आए जो कि तैयार हैं इसको खरीदने के लिए, एंड देन उसके बाद खामोशी छा जाती है। इसके अंदर रुकावट क्या है इसकी प्राइवेटाइजेशन में? इसके अंदर रुकावट वही है जो कि सरकारी और इदारों की भी है।
और वो ये है कि क्लैरिटी के साथ हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने भी अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया, नहीं कर सके कि भाई एक दफ़ा आप किसी चीज़ को निजी हाथों में दें। अब हमारे मुल्क में मिसाल है बैंक्स की। एक ज़माना था 90 की दहाई में कि बैड डेट्स के हवाले से बैंक्स की सारी दुनिया में तशहीर होती थी। हमने सारे बैंक्स अब प्राइवेटाइज कर दिए, एक आध सिर्फ रह गए पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट ओनरशिप में। अब आज की तारीख में कम से कम अगर उनका नफ़ा नुकसान है तो वो एक तो हुकूमत के खाते में नहीं है। दूसरा ये कि ज़्यादातर जहाँ तक मुझे मालूम है इस वक्त जितने भी प्राइवेटाइज बैंक हैं वो सारे के सारे नफ़ा कमा रहे हैं। तो इसलिए ये सबक ये है कि आप जितनी जल्दी ये गवर्नमेंट को मामला कहाँ तक जाता हुआ, कितने अरसे तक जाता हुआ नजर आ रहा है प्राइवेटाइजेशन? ये अपने फुटप्रिंट्स क्यों नहीं निकालना चाहती है इन एंटरप्राइजेस से? जितने भी ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उसके नुकसान, वो हम पहले भी जो डिस्कस करें, उनके नुकसान ही हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, स्टील मिल्स हो, PIA हो, या इसके अलावा जितने भी इदारे हैं जिसमें गवर्नमेंट की फुटप्रिंट है। गवर्नमेंट क्यों निकालने के लिए तैयार नहीं है? वो इसलिए कि बासर लोगों के लिए फ़ायदे की एक चीज़ है। माजी में, मैं ये हुकूमत का नाम नहीं ले रहा, माजी में खबरें तो ये भी आई हैं कि जो PIA का न्यूयॉर्क में होटल है उसमें कितनी दफ़ा बड़े बड़े बासर लोग यहाँ से गए और वहाँ पे कई कई दिन ठहरे और करप्शन का मार्जिन है, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। पेरिस का भी शायद एक होटल था, लेकिन न्यूयॉर्क में तो था ही था, बहुत बड़ा तारीखी होटल रूजवेल्ट, और उसमें लोग जाके ठहरे और उन्होंने मज़े भी किए और पैसे दिए बगैर आ गए। ये भी माजी में इतलात आई हैं। PIA में पेट्रोनेज की भी बात रही है ना कि ये आपने इकोनॉमी का टिकट लिया और जनाब पता चला फ्लाइट पे जब गए हैं तो बैठे हैं आप बिजनेस या फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके बावजूद देखिए आज हम खबर जो दे रहे हैं मुनाफे की खबर दे रहे हैं। अब मुनाफे की खबर जिस भी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन ये तजुर्बा जी आप दूसरी कंपनीज में रिपीट हर जगह पे नहीं कर सकते हैं जहाँ पे भी लॉस हो, हुकूमत अपने खाते में नहीं डाल क्योंकि आखिर में वो आपका और हमारा नुकसान है। अब आजकल खबर ये भी है कि मिनी बजट की तैयारी हो रही है। अच्छी खबर के अंदर भी कोई ना कोई हमारा नुकसान ही निकल आता है। बहुत शुक्रिया फरहाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हो चुका है खत्म, आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।